नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है सिंड्रेला का स्वप्न। इसे लिखा है सूर्यबाला ने। एक दिन यूं ही कॉल बेल बजने पर दरवाजे के सहारे उसे डरी सहमी खड़ी पाया था। तुमको काम करने के वास्ते एक छोकरी मांगता था ना, रखो इस छोकरी को। अपने चेहरे पर आए संतोष और राहत के भाव को मैं बड़ी चतुराई से छुपाकर बोली, यह तो बहुत छोटी है, कहीं काम की हुई नहीं लगती। इसके साथ तो महीनों सिर खपाना होगा। फिर भी यह काफ़ी गरीब लगती है। मुझे दया आ गई है, रख लूँगी। गर्ज यह है कि पूरे 5 मिनट तक धारा प्रवाह में यह सिद्ध करती रही कि यह छोकरी मेरे किसी काम की नहीं। पर चूंकि यह बेहद गरीब है और मैं बेहद दयालु, इसलिए मेरा मन पसीज गया है। अब मैं असली मकसद पर आई। पर मैं इसे 20 रुपये महीने से ज़्यादा पगार नहीं दे सकती। पर मैं इसे 20 रुपये महीने से ज़्यादा पगार नहीं दे सकती। मन से डर रही थी, पर सोनाबाई को शायद ज़्यादा जल्दी थी। वह तटस्थ भाव से ठीक है कह के चली गई। अब मैं बड़े यत्न के स्वर में एक साथ रुआब, खींच और कृपालुता समेटते हुए बोली थी, अंदर आ। अभी तो तुझे कुछ भी नहीं आता। सबसे पहले तू टाइम समझ ले। सुबह 6:30 बजे तक आना। जाड़ा, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, और इसी टाइम जाना, समझी? बिल्कुल ढीलम ढाली नहीं। वह चुपचाप सिर हिला गई। तो मुझे खटका हुआ। बम्बई में इतनी सस्ती छोकरी? मेरी बात समझ भी रही है नहीं? और पगार 20 रुपए। अभी तुझे कुछ आता भी तो नहीं, समझी? हाँ, क्या समझी? कि अभी मेरे को कुछ नहीं आता। अभी तो मैं फोकट में पगार लेगी। शाबाश। माँ को यही बोलना। उसे अपनी तरफ से बस एक बात पूछी थी, तुम चाय पाव देगी ना? देगी, मैंने गर्व मिश्रित स्वर में कहा था। खाना भी, पर काम ठीक करेगी तब। उसका दुबला सा सांवला मुंह और सूखे होठ हंस पड़े थे, और वह खुशी खुशी प्याले तस्तरियां पोंछ पोंछ कर रैक पर रखने लगी थी। पहला ही दिन था और काम काफी ज्यादा। सो उसका मन लगाने की गरज से मैं इधर उधर की आम जानकारी की बात पूछने लगी थी। सबसे पहली जानकारी उसने यही दी कि इधर बस्ती में सभी मर्द दारू पीता। तेरा बाप भी? तेरा बाप भी? ना। उसने थोड़ा खुश होते हुए बताया कि उसका बाप इतना बूढ़ा है कि वह आम मर्दों की तरह दारू नहीं पी सकता, कि उसके बाप के सब बाल सफ़ेद हैं, उसकी माँ के सब बाल काले। और धीमे से हंसने लगी थी। मैंने उससे पूछा था कि इससे पहले कहीं और काम किया था उसने? किया था, लेकिन बस 3 दिन। जिधर काम करती थी ना, वो बाई बहुत हरामी है। मैंने डपट कर उसे टोका था, अरे तू तो गाली बकती है। गाली बिल्कुल नहीं बकने का। छी छी, तू पढ़ी लिखी है कुछ? उसने बताया कि एक अक्षर भी पढ़ना लिखना नहीं जानती। मैंने तरस खाकर कहा कि मैं उसे अपनी दोनों बेटियों रूना और मोना की पुरानी किताबें सिलकर दूंगी। वह खाली समय में पढ़ा करे। बिना पढ़ाई के आदमी जानवर के समान है, समझी? क्या समझी? कि मैं जानवर जैसी हूँ। मेरे अवचेतन में कहीं कोई घंटा बज रहा था। वाह, एक ही दिन में मैंने उसे कितना बदल दिया। इस जानवर को आदमी बनाने की जिम्मेदारी अब मुझे ही उठानी है। तभी उसने पूछा, तुम कौन जात हो भाई? मतलब? मैंने सरोष पूछा। मैं पूछती, तुम बाम्हीन हो, मराठी हो, या भैया हो? जात? जात? अपने को बम्बई का भैया कहने की शर्मिंदगी मैं कैसे सह सकती थी? फटाक झाड़ा, छी छी। तुम झोपड़ा पट्टी में रहने वाले घुट्टी में ही जात पात लेकर आते हो। तभी तो तुम लोगों की बस्ती में इतना झगड़ा होता है। होता ना? बहुत होता। वह सोत्साह बोली। बामिन, छतरी लड़ता, हिंदू, मुसल्ला और मराठी और भैया। छी छी। मैं सुधारवादी लहजे में बोली थी, न कोई बड़ा है न छोटा। आज की दुनिया में जात पात कुछ नहीं, सब आपस में भाई बहन है। गांधी जी ने क्या कहा है जानती है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। मुझे खींच तब आई जब उसे गांधी जी की सीख के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी तो कहती हूँ कि तू पढ़ा कर। पढ़ेगी तब तो आएगा। हाँ, मैं पढ़ेंगी। पढ़ेला होने से मैं भी तुम लोग जैसी हो जाएगी ना। उसने इतने विश्वास के साथ यह बात कही थी कि मैं खींच से भरी निरुत्तर हो उठी।
2-4 दिनों बाद ही एक दिन बच्चों की किताबें रैक पर सजाते-सजाते वह नन्ही मोना की रंगीन स्टोरी बुक्स के चिकने चमकीले पृष्ठों पर हाथ फेरने लगी थी। मोना तीखी-तीखी आवाज में चीखी थी, "मम्मी देखो, ये मैले-कुचैले हाथों से मेरी सिंड्रेला वाली बुक गंदी कर रही है।" मैंने मोना को समझाया कि तुम्हें गरीबों के प्रति उदार होना चाहिए। फिर उससे समझाकर कहा कि चूंकि ये किताबें इंपोर्टेड हैं, यह महंगी है, इसलिए इनके चिकने रंगीन पृष्ठों पर उसे अपनी मैली खुरदरी उंगलियां नहीं फिरानी चाहिए। उसने फौरन आज्ञा पालन के भाव से अपने हाथ हटा लिए थे। थोड़ी देर बाद बेहद सहमी आवाज में वह मोना से कह रही थी, बेबी, तुम हमको यह स्टोरी सुनाएगी? मोना को एक गरीब कम अक्ल लड़की का यह प्रस्ताव काफी बड़प्पन प्रद लगा था। ला सुनाती हूँ। एक थी सिंड्रेला, देख ये रही, और ये रही उसकी सौतेली माँ और बहनें। वे ना उससे खूब काम कराती, बात बात में मारती डांटती। बेचारी सारे दिन बर्तन धोती, खाना पकाती, कपड़े साफ करती, रूखा सूखा खाना खाती, फटे मोटे कपड़े पहनती और रात में ही सिलेंडर के पास सोती रहती। तभी तो उसका नाम सिंड्रेला पड़ा। सिंडर जानती है, जिधर लड़की के गुंदे कोयले रखे जाते हैं। फिर एक दिन राजमहल से बुलावा आया। बहनें खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर ठट बट कर चली गई। सिंड्रेला घर में रोती रही, रोती रही। फिर एक परी आई, सुनहले सितारों जड़ी जादू की छड़ी लिए। देख ये रही परी। परी को सिंड्रेला पर दया आई। उसने एक कद्दू मंगवाया, 2 छिपकलियां। फिर न परी ने जादू छड़ी से छूकर एक चमचमाता रथ बनाया। उसमें सफेद घोड़े जुत गए और जादू से सिंड्रेला के लिए झिलमिल लेस लगा नीला गाउन बनाया और सिंड्रेला को रथ में बिठा किंग की दावत में भेज दिया। दावत 3 दिन थी ना। दूसरे दिन सिंड्रेला फिर रोने लगी। परी फिर आई और पीला लेस लगा झिलमिला गाउन। तीसरे दिन भी परी आई और सिंड्रेला के मोटे खुदरे कपड़े जादू की छड़ी से छूकर पिंक पिंक चमचमाता गाउन बना दिया। सुनते सुनते वह तन्मय से फिर अपनी खुदरी उंगलियां किताब पर बने सिंड्रेला के गुलाबी गाउन पर फेरने लगी थी। मोना ने फिर टोक कर डांटा था। तभी मैंने उससे आवाज दी कि वह बच्चियों को दूध और फल दे दे। मोना को दूध का गिलास पकड़ाते हुए उसने धीमे से पूछा था, बेबी, ये सच्ची बात है? धत, ये तो स्टोरी है, स्टोरी। थोड़ी देर बाद मुझे चाय का कप देती वह सहमती हुई पूछ रही थी, भाई, किताब में क्या झूठ बात लिखेला होता? नहीं तो झूठ क्यों लिखा रहेगा? तब तक रूना बोली थी, अरे मम्मी, वो सिंड्रेला की स्टोरी के लिए पूछ रही थी कि वो कहीं सच है। मैं अकचका गई थी, पर संभल कर उत्तर दिया था, हाँ हाँ, स्टोरी है तो क्या। पर सीख तो मिलती ही है। इस स्टोरी की सीख यह है कि खूब काम करने वाली नेक और ईमानदार लड़की को एक न एक दिन अच्छा फल जरूर मिलता है। मन ही मन अपनी इस नई और प्रासंगोचित व्याख्या पर मैं प्रसन्न हो उठी। उसकी आंखें आस्था और विश्वास से चमकने लगी थी। गदगद भाव से उसने मेरा कप उठाते हुए पूछा, भाई, तुम और चाय लेगी? ना, जा, तू भी चाय ले ले। अपने औदार्य और सौजन्य पर मैं स्वयं निहाल थी। इस समय उसे चाय न भी देती तो कोई बात नहीं थी। और चाय ही क्यों, मैं तो उसके कप में भी कभी कभार एक आध कलछुल दूध भी ज़्यादा डाल देती हूँ कि बढ़ने की उम्र है, कुछ पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए। कभी थोड़ा गला केला बच्चे नहीं खाते तो दे देती हूँ। पिछले हफ्ते पूरी 1-1.5 किलो अरहर की दाल में फंगस लग गई थी, पूरी दे डाली। उसके बाप के लिए एक पुरानी टेरिलीन की बुशर्ट दे दी। चाहती तो 4-5 कपड़े और मिला फेरी वाले से एक स्टील की कटोरी खरीद सकती थी। इतना ही क्यों, बीच में 3-4 दिन बीमार रही, लेकिन उसकी पगार नहीं काटी कि बेचारी गरीब है। मिसेस गुलाटी कई बार समझा चुकी हैं कि लगाम खींच कर रखिए, इन्हें जितना दो उतना सिर चढ़ते हैं। पर मुझे दया आ ही जाती है। फिर मुझ जैसी संवेदनशील कथा लेखिका और मिसेस गुलाटी में कुछ फर्क तो होना ही चाहिए ना। काम करते सिखाती हुई मैंने उससे कितनी शिष्टाचार और नीति की बातें सिखा देती हूँ, उतना 3-4 साल भी स्कूल में पढ़कर न सीखती। देख, ये स्क्वैश और जैम की बोतलें उधर रैक पर रख। कोई मेहमान आए तो इतना स्क्वैश, इतना पानी और बर्फ। पर याद रखना, खुद चुरा के नहीं पीना। बताया था ना, चोरी करना पाप है, बहुत बड़ा पाप। एक बार पिएगी तो 3-4 बार पीने का मन करेगा और लालच आएगी तो चोरी करेगी। लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, चोरी नहीं। हाँ, अंडे इधर फ्रिज में, मक्खन इधर, अंगूर और संतरे यहाँ। कभी मन करे तो मांग लेना, पर बिना पूछे अंगूर का एक दाना भी नहीं, समझी?
वह मेरे हर नीति वाक्य के स्वीकार में सिर हिलाती और काम में जुटी रहती। मैंने खुश होकर मिसेज गुलाटी को बताया, लेकिन उन्होंने भौं में ऐंठन डालकर सियानेपन से सिर हिला दिया। जब इन्हें लंबा हाथ मारना होता है तो वे ऐसे ही दिन रात काम करके पहले मालकिन का विश्वास जीतते हैं। मुझे तो यह ज्यादा ही घुटी हुई लगती है। संभल कर रहिए। मेरी आंखों से जैसे पर्दा हट गया। ओह, कैसी बेवकूफ हूं मैं भी। भागी भागी घर में आई, देखा तो कांटे चम्मच पोंछ पोंछ कर ड्रॉअर में रख रही थी। ठहर गिनूं तो सचमुच दो चार चम्मच कम लगे। अंत में एक चम्मच घी के टीन में, एक नमक के बर्तन में मिल गया। तब कहीं चैन की सांस ली। पर मन में खटका बैठ गया था। सो अक्सर लिखना पढ़ना छोड़ चुपके से आकर देखती, कहीं स्क्वैश तो नहीं पी रही, कहीं अंगूर तो नहीं चख रही। बाल्टी के पानी और कपड़े के साथ हाथ फैला फैला कर पोछा लगाती लगाती वो अपना पूरा फ्रॉक लथपथा लेती। एक दिन रूना ने टोका, तूने तो अपना पूरा फ्रॉक गंदे पानी से पोंछ लिया है। देख जरा कैसी लग रही है तू। वह सामने के शीशे में देखती अचानक कह गई, बिल्कुल सिंड्रोला जैसी ना। सिंड्रोला? रूना और मोना दोनों हंसती हंसती दोहरी हो गई। सिंड्रोला नहीं, सिंड्रेला, सिंड्रेला। हाँ हाँ वही। वह झेप सी गई। वे बर्फीली ठंडी के दिन थे। त्रिसंध्या की साहित्य गोष्ठी का बुलावा आ गया था। तीनों शामों के लिए रूना मोना को छोड़ने की समस्या थी। एकाएक उपाय सूझा, क्यों न इस छोकरी को रोक लूं 3-4 दिनों के लिए। पूछा तो वह खुश खुश दौड़कर अपनी माँ से पूछ आई। बच्चियां भी खुश हो गई और मैं निश्चिंत भाव से प्रस्थान कर गई थी। 4 दिन बाद सम्मेलन से वाहवाहियां बटोर घर लौटी तो घंटी बजाने पर कहीं कोई नहीं। खुद भी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आई तो घर की अस्त व्यस्तता देखकर तमतमा उठी। किताब कापियां जूते चप्पलों से लेकर चादर तकिए तक सारे घर में फैले बिखरे। किचन का वाश बेसिन बर्तनों से भरा, पूरा कबाड़ खाने का नजारा। थकान और खींच को गुस्से की तमतमाहट और बढ़ा रही थी। इधर उधर देखकर माली को बुलाया और उसके घर भेज दिया। कहना छोकरी को भी बुलाया है फौरन। लेकिन माली ने लौटकर बताया, मेम साहब उस कोठरी में तो ताला डला है। तब तक बच्चियां स्कूल से लौट आई थीं। रूना ने बताया, 2 दिन तो काम करती रही, पर तीसरे दिन उससे बुखार हो गया था। अपनी रजाई कंबल ओढ़ी भी बुरी तरह कपकपा रही थी, तो पापा ने उसे छुट्टी दे दी। अरे एक टिकिया दे देनी थी, छुट्टी देने की क्या जरूरत थी। अब उसे बीमारी का बहाना मिल गया, अब आएगी थोड़ी ही जल्दी। मैं भुनभुनाई। मोना ने मेरे काम के बोझ से सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा था। फुलिश थी वह बिल्कुल। मम्मी जाकर कोयले वाले स्टोर में सो गई थी ना, इसी से बीमार पड़ी। क्या? उसमें तो चारों तरफ टूटी खिड़कियों, सरसरारी बर्फीली हवा और सूखने के लिए फैलाए कपड़ों के रिश्ते पानी से गीला फर्श। वो तो सचमुच में ही ठंड खा गई। रूना को फटकारा, तुम तो बड़ी थी, ना कर सकती थी। जानती हो नौकरों के बीमार पड़ने से हमें कितनी परेशानी होती है। रूना बोली, मना तो किया था, लेकिन वह बोली, क्या हुआ, सिंड्रोला भी तो सिंडर के पास सोती थी। दूसरे दिन दोपहर के बाद दरवाजे से गुजरती हुई सोनाबाई मुझे देखकर ठिठक गई। वो छोकरी तुम्हारा घर में काम करता था ना भाई, वो सरकारी अस्पताल में भर्ती है। उसका गला में झिल्ली बढ़ गया, हालत अच्छी नहीं। लोग बोलता बचेगी नहीं, बहुत ठंड खा गई। मेरे सौजन्य और उदारता ने हाँक लगाई थी, नहीं मुझे जाना ही चाहिए। और शाम को मैं एक सच्ची उदार मालकिन की तरह सिविल हॉस्पिटल पहुंच गई थी। खैराती बाई की आखिरी बैंड पर झुका डॉक्टर उसके निस्पंद कलाइयों में जिंदगी की धड़कनें टटोलता उठ गया था। उठते उठते वह सिर हिलाकर तटस्थ लहजे में नर्स से अंग्रेजी में बोला था, सब कुछ खत्म। सिस्टर, माँ बाप की तसल्ली के लिए एक इंजेक्शन लगा दो। उसकी बेड के आसपास भीड़ घिरने लगी थी। बीच में वह शांत निस्पंद पड़ी थी, बस एक दो बची खुची सांसें घरघराहट के पिंजरे से निकल जाना चाहती थी। पर उसकी आंखें शांत थीं, जैसे कोई बहुत मीठा सपना बंद हो आंखों में। पीड़ा के बावजूद उसके होंठ स्पंदित थे, जैसे दूर सुनहली जादुई छड़ी और सितारों की चमक लिए कोई परी आ रही हो धीरे धीरे। आसपास डर, आशंका और दैन्य से घिरे भौचक से दो चार फटे हाल मुझे आशा भरी दृष्टि से देखते रास्ता देने लगे। लेकिन मिसेज गुलाटी मुझे खींचती हुई फुसफुसा रही थी, चलिए भी, अभी इन लोगों का रोना पिटना शुरू हो जाएगा, फिर पहचानते ही सब आपके पीछे पड़ेंगे क्रियाक्रम के बंदोबस्त के लिए। जब वह खत्म ही हो गई तो इस पचड़े में फंसने का फायदा। आइए जल्दी यहाँ से निकल चलें। खटाखट हम अस्पताल की सीढ़ियाँ उतरते चले गए थे।
बाहर सड़क पर मिसेस गुलाटी ने टैक्सी बुला ली थी। फासले बढ़ते जा रहे थे। पता नहीं जिंदगी और मौत के, पता नहीं जिंदगी और जिंदगी के। धन्यवाद।